है गाइस, माय नेम इज़ ज़हरान। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। हमने इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आप लोगों को मैंने अपनी जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर सारी आउटलाइन बताई थी कि हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। साथ में रिकमेंडेड बुक्स बताई थी जिनके अंदर इनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं। जितनी आप एप्लीकेशंस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन टॉपिक थोड़ा सा टफ है एज़ कम्पेयर टू डिफ्रेंसिएशन, तो इसको करने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट दिया था, इंटीग्रल कितने टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट डेफिनिट उनमें फ़र्क क्या है वो बताया था। आज हम करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। आज मैं आप लोगों को डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, डेफिनेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दी है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल का आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एप्लीकेशंस को। इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है वो मैंने आपको बताया हुआ है। हम सीधा आज करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है इंटीग्रल जिसको आपने वैल्यूएट करना है। आपको कहा देगा फाइंड इंडेफिनिट इंटीग्रल 3t² प्लस t/2 dt। यहाँ से आपको इसकी शक्ल देखते ही पता चल जाएगा कि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है। मैंने तो मेंशन किया हुआ है क्योंकि मैं ये करवा रही हूँ। पेपर में आपको मेंशन नहीं किया जाएगा, आपको बस ये कहा जाएगा सॉल्व इंटीग्रल या फाइंड आउट द इंटीग्रल वैल्यू या फिर कुछ भी वैल्यूएट दिस। तो आपने खुद देखना है कि ये इनडेफिनिट है या डेफिनिट है। यहाँ से क्लियरली मेंशन है कि इंटीग्रल के ऊपर कोई लिमिट्स अप्लाई नहीं हो रही, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है, तो ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे? हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस का समीशन है। एक फंक्शन हमारे पास 3t² है और सेकंड फंक्शन हमारे पास t/2। तो जब दो फंक्शन हमारे पास आते हैं तो हम इंटीग्रल को सेपरेटली दोनों पे अप्लाई करेंगे। किस तरह? इंटीग्रल 3t² dt जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का साथ में मेंशन होगा प्लस इंटीग्रल t/2 dt। वेरी सिंपल। हमने क्या किया, हमारे पास जो फंक्शंस थे हमने उनको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल साइन के साथ लिख लिया। अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा फंक्शंस होते तो आप उनको सेपरेट सेपरेट कर लेते। अगर तीन होते तो एक दो और आगे एक और इंटीग्रल आ जाता था। चार होते तो चार इंटीग्रल आने थे। और अगर फंक्शन एक ही होता तो आपने सिंपली एक ही इंटीग्रल में उसको सॉल्व करना था। इंटीग्रल 3t² थ्री है कांस्टेंट, थ्री हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे और इंटीग्रल t² dt का आ जाएगा। dt हमारे पास वेरिएबल है जिसका हमारे पास जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसके अकॉर्डिंग t² हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ऑफ इंटीग्रेंट है। तो इंटीग्रेट t² dt आ जाएगा और t कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। सिमिलरली t/2 है तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और t dt अंदर रह जाएगा। 1/2 जो कांस्टेंट है उनको आपने बाहर निकाल लेना और अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो ही रहेंगे जिनकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैंने आपको बताया था एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को। एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज ही इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर अप्लाई होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उसमें एंटी डेरिवेटिव था एक फंक्शन की बात हो रही थी, इसमें इंटीग्रल साइन है तो ये कलेक्शन की बात कर रहा है। अदरवाइज फॉर्मूला सेम है। आप जब इंटीग्रल t² dt का लेंगे तो किस तरह लेंगे आप? t² की फॉर्म क्या बन रही है? जैसे मैंने आपको बताया था x की पावर n वाली फॉर्म। सिमिलरली आपने t² की फॉर्म पे वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? t की पावर n+1, यहाँ पे n क्या है 2, n+1 नीचे प्लस c। अब यहाँ पे c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन कितने हैं? दो, तो मैं इसको c1 कह देती हूँ कि ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन 1 का है। प्लस 1/2 जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेम फॉर्मूला x की पावर n का, यहाँ पे n कितनी है? पावर 1। तो जिसके साथ कोई पावर नहीं होती उसके साथ 1 होती है। तो t की पावर 1 होगी तो n की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1। तो हम लिख सकते हैं t n+1 ओवर n+1 प्लस c2। यहाँ पे मैंने c2 क्यों मेंशन किया है? ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है फंक्शन 2 का, इसलिए मैंने यहाँ पे c1 और यहाँ पे c2 मेंशन कर दिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t 2+1 3 ओवर 3 प्लस c 1
जब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, टी 1 + 1 टी की पावर 2, नीचे भी 2 + c2। फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3t³/3। जब 3 c1 के साथ आएगा तो वो c1 ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कोई चीज़ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो वो कांस्टेंट ही रहता है। इसी तरह नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो t²/2 × 2 4 प्लस जब ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो c2 मैंने लिख दिया। 3 से 3 कट जाएगा, t³ प्लस t²/4। एक ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है, हम इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं c1 + c2। यहाँ पे मैं एक हिंट देने लगी हूँ, अगर एक कांस्टेंट के अंदर एक और कांस्टेंट ऐड हो जाए तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, जिसको मैं c से रिप्रेजेंट करूँगी। तो इस पूरी की वैल्यू, इन दोनों की समीशन को मैं c लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा t³ + t²/4 + c। ये मेरे पास आंसर आएगा इंटीग्रल 3t² + t/2 dt का। हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स करवाती हूँ, जितनी एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊँगी आपने उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस घर में बैठ के करनी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकें। अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो और आपको कोई मसला हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन सेंड कर दें, कमेंट बॉक्स में कर दें, मेरे इंस्टा में कर दें। इंस्टाग्राम का भी मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवा दूँ। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अपने पजल नहीं होना कि यहाँ पे x है, हमने तो x के क्वेश्चंस किए, t कहाँ से आ गया, थीटा कहाँ से आ गया, u v कुछ भी आपको नोटेशन दी जा सकती है। आपने देखना है कि वेरिएबल इंटीग्रेशन क्या है। अगर तो t है तो आपने t के अकॉर्डिंग करनी है, अगर x है x के अकॉर्डिंग करनी है, थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग करनी है। इसमें आपने पजल नहीं होना, इसलिए मैं डिफरेंट नोटेशन यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने t की है, अभी x की, नेक्स्ट मैं थीटा की करूँगी, ताकि आपको मैक्सिमम माइंड आपका सेट हो जाए डिफरेंट वेरिएबल्स को डील करने का। इंडेफिनिट इंटीग्रल x - 1/3 dx। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, एक, तो आप सिंपली एक की तरह इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल x की पावर 1 - 1/3 dx। यहाँ पे x की पावर n है और n कितना है, -1/3। -1 नहीं है तो हम -1/3 कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे -1 होता तो हमें इसके लिए कोई और फॉर्मूला यूज़ करना था, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर x की पावर -1 हो तो आपने उसको किस तरह करना है। अभी यहाँ पे -1 नहीं है तो n की पावर -1/3 है, तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं x की पावर n वाला, जो हमने एंटी डेरिवेटिव में किया था। तो इसका क्या आंसर आएगा, x की पावर -1/3 + 1, पावर में एक ऐड, डिनोमिनेटर +c। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन है और यहाँ पे एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, समीशन लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 + 3 ओवर -1 + 3 ओवर 3। यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया और ऊपर पावर में भी एलसीएम ले लिया। -1 + 3 2/3, डिनोमिनेटर में 2/3 + c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है फ्रैक्शन में, वो ऊपर जाके 3/2 इस तरह हम लिख सकते हैं। ये मैंने किस तरह किया है, नोमिनेटर नीचे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, और ये 2 वैसे का वैसे नीचे रहेगा, तो 3/2 x 2/3 + c। इतना आंसर भी ठीक है, इधर कर देंगे तो ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का, इंटीग्रल x की पावर -1/3 dx का। ये हमारे पास आंसर आ गया, वेयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, मैं ऐसी एग्जाम्पल करती हूँ जिसमें थीटा यूज़ हो रहा हो। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा ओवर 2 डी थीटा। यहाँ पे मैंने ले लिया वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन थीटा, ताकि आपको x के अलावा भी कोई वेरिएबल के साथ डील करना आ जाए। अगर आपको मैंने जो एंटी डेरिवेटिव वाले फॉर्मूलाज कहे थे वो आई थिंक 6 थे, तो अगर आपको वो 6 आते हैं तो आपके लिए इनडेफिनिट इंटीग्रल
वैल्यूएट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको और कोई फॉर्मूला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो 6 कर लें आप, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल का टॉपिक, उसकी एप्लीकेशंस कवर हो जाएंगी। मैंने उसमें आपको एक फॉर्मूला कराया था, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ यूजिंग, वो क्या था, कोसेकेंट, अगर आपके पास x है, कॉट x कोसेकेंट x है, तो ये फंक्शन है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव किसके इक्वल होता था, माइनस कोसेकेंट x के। कोसेकेंट एक्स कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स, अगर ये फंक्शन है आपके पास तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव था वो ये होता था माइनस कोसेकेंट एक्स। हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करना है इस इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, और इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा 1/2। मैंने क्या किया है, ये जो 1/2 था इसको इंटीग्रल से बाहर ले आई हूँ और बाकी मैंने अंदर वैसे ही रहने दिया। नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्विंग 1/2। इस इंटीग्रल को सिकेंड थीटा कोट थीटा डी थीटा की जगह हम लगा सकते हैं माइनस को सिकेंड थीटा। अब आपने माइनस को सिकेंड एक्स नहीं लगाना, यहाँ पे थीटा में वैल्यूज आई हुई हैं, यहाँ पे एक्स में थी तो यहाँ पे एक्स में थी, यहाँ पे थीटा होता, यहाँ पे थीटा होता, यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे टी होता, तो उसी तरह यहाँ पे थीटा था, तो इसका जो फॉर्मूला जब हमने इसको चेंज किया तो यहाँ पे थीटा आ गया, माइनस को सिकेंड थीटा प्लस सी। जब हम 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 को सिकेंड थीटा प्लस सी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सी ही रहेगा, इसमें कोई और चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन इंटीग्रल को सिकेंड थीटा कॉट थीटा डी थीटा की, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई। नेक्स्ट हम करते हैं कोई क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, सबसे पहले जो कांस्टेंट है आपने उनको इंटीग्रल से बाहर ले आना है। तो यहाँ पे -3 कांस्टेंट है तो हम -3 को बाहर ले जाएंगे इंटीग्रल से, तो अंदर को सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हिंट फिर से है कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की जो हमारे पास अगर फंक्शन हो तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, अगर ये हमारे पास फंक्शन f(x) है तो उसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास होगा माइनस कॉट एक्स। तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे -3 इंटीग्रल को सेकंड एक्स डी एक्स है, तो इसका जब हम एंटी डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी, -3 इंटू माइनस कोट एक्स, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 कोट एक्स प्लस सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रल -3 को सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगी 3 कोट एक्स प्लस सी के, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होंगी और उसका हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा। एवेल्युएट इंटीग्रल x² + 2x + 5 dx। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, समीशन की फॉर्म में लिखी हुई हैं। अगर आपके पास यहाँ पे डिफरेंस होता तो आप यहाँ पे साइन डिफरेंस नेगेटिव साइंस आ जाते तो वो उसमें भी कोई मसला नहीं होना था। चाहे डिफरेंस के साइन हो, चाहे कांस्टेंट की फॉर्म में हो, चाहे एडिशन की फॉर्म में हो, आपने उसमें घबराना नहीं है, आपने 3 टर्म्स लेके चलना है। अगर हम इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालें तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इंडिविजुअली सबका लिख लेते हैं। x² एक टर्म थी, 2x सेकेंड टर्म थी और 5 थर्ड टर्म थी, तो मैंने 3 इंटीग्रल्स बना दिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x के dx की जगह जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा x की पावर n+1 वाला, तो उसमें हम 2n है यहाँ पे, तो n+1 ओवर n+1 प्लस c1 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का। सिमिलरली यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x dx रहेगा और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और अंदर dx ही रहेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। c1 जब हम x dx की फॉर्म पे लगाएंगे इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो n1 है, n+1 ओवर
n+1 c2 प्लस 5। यहाँ पे अब आपने गौर करना है, यहाँ पे x की कोई अंदर वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x की पावर 0 थी। कैसे? हमें पता है जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 हो, चाहे a की, चाहे b की, चाहे x की, चाहे y की, चाहे z की, किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू 0 हो, पावर 0 हो, तो उसका आंसर आता है 1। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसका मतलब 1 था। तो 1 की जगह हम दोबारा x की पावर 0, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपने खुद नहीं लिख लेना वहाँ पे, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देनी हूँ कि किस तरह मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। तो आपने अपने माइंड में सोचना है, अगर तो dx इंटीग्रल dx है और साथ में कोई वेरिएबल मेंशन नहीं है, तो आप सोचेंगे कि वो जो वेरिएबल है उसकी पावर थी 0, इसलिए वो मेंशन नहीं है, उसकी जगह उन्होंने कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 तो हम लिख सकते हैं ना, तो 1 x की पावर 0 क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे x की पावर 0 क्या है n। तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 0 + 1 ओवर 0 + 1 प्लस c3। मैंने इसको किस तरह आपको बताया कि यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। अगर यहाँ पे थीटा होता तो आप लिखते थीटा की पावर 0, अगर यहाँ पे y होता तो आप लिखते y की पावर 0। तो इसको हम 0, क्योंकि n के वहाँ यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, 0 तो हो सकता है, तो 0 अगर हो सकता है तो n+1 ओवर n+1 प्लस c3 मैंने लिख दिया। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ सबको। 5 यहाँ पे x की पावर 0 + 1 है, तो ज़ाहिर बात है 1 होगी, नीचे भी 1 होगी, तो c3। ये मैंने सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया। यहाँ पे आपने घबराने कि 5 मैंने अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रही, 5 को मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो c3 ही रहेगा, 2 को मल्टीप्लाई c2 के साथ c2 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही, मैं c2 c3 एज इट इज़ लिख रही हूँ। यहाँ पे x3/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल, x², यहाँ पे 5x, यहाँ पे c1 फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, c2 सेकंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, c3 थर्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो मैं लिख सकती हूँ c1 c2 c3, ये तीनों ही कांस्टेंट है, इन तीनों का सम भी कांस्टेंट होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2, इधर इसकी वैल्यू 2 है, इधर 3 है और इधर 4 है, तो 2 3 4 कांस्टेंट है, तो 2 3 4 का जब हम समीशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 है तो 9। तो 9 भी तो कांस्टेंट है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कांस्टेंट से, तो मैं इन तीनों को रिप्रेजेंट करने लगी हूँ सिर्फ c से। तो यहाँ पे आ जाएगा x3/3 प्लस x² प्लस 5x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूँ, अगर इंटीग्रल dx हो तो उसका या फिर इंटीग्रल dy हो या फिर इंटीग्रल d थीटा हो, साथ में आंसर कुछ यहाँ पे कुछ ना मेंशन हो, तो आपने 1 करके जैसे मैंने आपको बताया है अभी, आप उस तरह कर लेंगे। अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपली इसका मेथड याद रखें, इंटीग्रल dx आएगा तो उसकी जब इंटीग्रेशन आप लगाएंगे तो हमेशा x प्लस c होगी। इंटीग्रल डी वाई होगा तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा y प्लस सी होगी, और इंटीग्रल डी थीटा है तो उसकी हमेशा थीटा प्लस सी होगी। या आप इस तरह इसको याद कर लें, अगर आप इस तरह याद नहीं कर सकते तो आपने ये वाला मेथड याद रखना है। इस पर कोई रट्टा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये समझने वाला मेथड है, अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह ये वाला आंसर आते हैं, अगर ऐसे नहीं तो आप सिंपली इनके आंसर्स याद रख सकते हैं कि डी एक्स डी वाई और डी थीटा का अगर इंटीग्रल है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो हमारे पास वेरिएबल प्लस सी आ जाता है। आज की ये वीडियो थी मेरे पास, मैंने आपको करवाई है इंडेफिनिट इंटीग्रल की। मैंने इससे रिलेटेड आपको 5 एग्जांपल्स करवाई, 5 आपको मैंने एप्लीकेशंस करवाई हैं। जितनी एप्लीकेशंस हैं मैं करवा सकती हूँ मैं करवा देती हूँ, लेकिन आप जितनी हो सके खुद से करें। कोई मसला आता है किसी एप्लीकेशन में, मैं आपको सारा यहाँ पे नहीं करवा सकती, इतना टाइम नहीं होता एक वीडियो के अंदर, कितना मैं मैक्सिमम करवा सकती हूँ। आपने कोशिश करनी है, आपने खुद एप्लीकेशंस करनी है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन में मसला है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे कर दें मैसेज, नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, क्वेश्चन में पिक्चर सेंड कर दें, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँ। इंटीग्रेशन का टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, समझ के किया जाए तो बहुत आसान है। अभी तक मैंने आप लोगों को इंडेफिनिट इंटीग्रल करवा दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ जाएंगे, उसको समझेंगे और उसके कुछ फार्मूलाज और उसकी एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपकी इससे हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।
नेक्स्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो पर्पज़ है इन वीडियोज़ का वो पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर